नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बड़े ऐलान से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने जीत लिया किसानों के दिल। कहा सरकार में आते ही सबसे पहले किसानों के लिए एमएसपी को बनाएंगे कानूनी गारंटी, यानी कि अगर कोई एमएसपी से सस्ता किसानों से अनाज खरीदेगा तो सीधा जाएगा जेल। इसी के साथ दूसरी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी का वाराणसी में विशाल रोड शो, बोले भारत मोहब्बत का देश है, नफरत का नहीं। और यूपी में भी जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी का हो रहा है स्वागत। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि बिहार की यात्रा पर निकलेंगे तेजस्वी यादव, 10 दिन धुआंधार रैलियां करेंगे और नीतीश के अलग होते ही आरजेडी ने बना लिया है ये बड़ा प्लान। खबर में आगे जिक्र होगा कि किसानों को बदनाम करने के लिए खुद सड़कें रोक रही है बीजेपी और जेजेपी की सरकार। नीरज शर्मा ने लगाया ये बड़ा आरोप। और खबर में आगे आपको बताएंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम रद्द किए जाने के बाद शिवसेना ने भाजपा पर बोला हमला, और क्या झुक गई है मोदी सरकार। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है और सरकार बदलने जा रही है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जाए। दोस्तों रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी ने किसानों के लिए कर दिया है बड़ा ऐलान। बोले हम जीते तो न्यूनतम समर्थन मूल्य को बनाएंगे कानूनी गारंटी और सस्ता फसल खरीदने वाले सीधा जाएंगे जेल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जाति जनगणना और आर्थिक जनगणना के बाद अब राहुल गांधी एमएसपी को लेकर बड़ा ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत बिहार के रोहतास में किसानों की एक सभा किसान न्याय पंचायत को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। और इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी फसल के लिए लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों के फसल की उपज की दाम अच्छी नहीं मिल रही है, लेकिन इंडिया की सरकार बनी तो एमएसपी गारंटी दी जाएगी। उन्होंने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि किसानों की जमीनें छीनी जा रही है लेकिन मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। लोग अपने मन की बात करते हैं लेकिन आम जनता की बात नहीं सुनते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों को उनकी फसलों के लिए लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। अगर आम चुनाव के बाद इंडिया सत्ता में आती है तो हम एमएसपी को कानूनी गारंटी बना देंगे। और जब भी किसानों ने कांग्रेस से कुछ मांगा है तो कांग्रेस ने उन्हें दिया है, चाहे ऋण माफी हो या एमएसपी हो, हमेशा कांग्रेस ने किसानों की रक्षा की है। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों के हितों के लिए और भविष्य में भी ऐसा ही हम करेंगे। तो दोस्तों, कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के हित के लिए खड़ी रही है और आगे भी रहेगी। इस बात को बिहार में दोहराया है राहुल गांधी ने और कहा है कि सरकार बनते ही कानून को, एमएसपी को कानूनी गारंटी बना देंगे, यानी कि अगर कोई व्यक्ति एमएसपी से कम दाम में किसानों से अनाज खरीदता है तो किसानों के पास अधिकार होगा कि वो थाना जाकर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकें। पंजाब के किसानों ने मंगलवार को अपना दिल्ली चलो मार्च शुरू किया, लेकिन दिल्ली और हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी सीमा बिंदुओं पर सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया। प्रदर्शनकारी किसान तब से सीमा बिंदुओं पर डेरे डाले हुए हैं और उनका आंदोलन शुक्रवार को चौथे दिन में प्रवेश कर गया है। और जिस प्रकार से दिल्ली की जो सीमाएं हैं वहां पर किसानों का स्वागत हो रहा है, उससे अब किसान के पास दो ही रास्ता है, या तो वह आंदोलन करके अपना हक ले लें या फिर सरकार को सत्ता से हटा के कांग्रेस की सरकार बनाए। और कांग्रेस उनको गारंटी दे रही है कि एमएसपी को कानूनी गारंटी बनाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है किसान को कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी का वाराणसी में विशाल रोड शो, बोले भारत मोहब्बत का देश है, नफरत का नहीं। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 35वें दिन वाराणसी पहुंची। उत्तर प्रदेश में यात्रा का दूसरा दिन है। राहुल गांधी ने यहां विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजा की और साथ ही गौदलिया चौराहे पर एक जनसभा को संबोधित किया। और उन्होंने जीएसटी और महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने भीड़ से राहुल नाम के लड़के को बुलाकर अपने बगल में बैठाया, उससे फीस और नौकरी को लेकर बात की। और इस दौरान छात्र ने बताया कि उसके 3 साल की बैचलर्स डिग्री 5 साल में पूरे हुए। वह 5 वर्षों से नौकरी की तैयारी कर रहा है लेकिन नौकरियां नहीं मिलती है। कुछ हजार पदों पर वैकेंसी निकाली जाती है और लाखों लोग उसके लिए आवेदन कर देते हैं। यात्रा के दौरान वाराणसी के सर्व सेवा संघ के सामने राहुल गांधी का काफिला रुका था और ये जगह राजघाट पुल के पास है। दोस्तों, करीब 6 महीने पहले रेलवे ने इस ऐतिहासिक इमारत पर कब्जा कर लिया था और यह स्थान महात्मा गांधी जेपी विनोबा की विरासत कहा जाता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार की यात्रा पर निकलेंगे तेजस्वी यादव, 10 दिन धुआंधार रैलियां, नीतीश के अलग होते ही आरजेडी ने बना लिया है बड़ा प्लान। जी दोस्तों, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव से पहले यात्रा पर निकलने वाले हैं। नीतीश कुमार के महागठबंधन से अलग होते ही आरजेडी ने जेडीयू और बीजेपी के खिलाफ बड़ा
प्लान बनाया है। तेजस्वी लोगों के बीच जाकर नीतीश के खिलाफ हल्ला बोलेंगे और उनकी जन विश्वास यात्रा 20 फरवरी से शुरू होगी। इस दौरान वो विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे और 10 दिन तक लगातार उनकी रैलियां होंगी। आरजेडी ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले आयोजित की जा रही है और यात्रा का कार्यक्रम 20 से 29 फरवरी के बीच रहेगा। इस दौरान राज्य के 32 जिलों में उनकी जनसभाएं होंगी और इसकी तैयारी के लिए सभी जिला प्रभारी और जिला अध्यक्ष को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा की शुरुआत मुजफ्फरपुर से होगी और रोजाना वो 3 से 4 जिलों का दौरा करके वहां रैलियों को संबोधित करेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम रद्द किए जाने के बाद शिवसेना ने बीजेपी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम रद्द किए जाने के बाद उद्धव ठाकरे के गुट वाली शिवसेना ने बीजेपी पर धावा कहा है और पार्टी के मुखपत्र सामना ने संपादकीय में लिखा कि ईवीएम और इलेक्टोरल बॉन्ड हमारी लोकतांत्रिक प्रबंध के सबसे बड़े घोटाले माने जाते हैं। आगे संपादकीय में दानदाताओं के रूप में दाऊद इब्राहिम और इकबाल मिर्ची जैसे नाम लेते हुए गंभीर प्रश्न खड़े किए गए। बोला गया कि ईवीएम से किसी को दिया गया वोट कमल को जाता है और इस समय ईवीएम के विरुद्ध देशव्यापी आंदोलन चल रहा है, जबकि इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी के खजाने में पैसा इकट्ठे करने का एक साधन बन गया था। लेख में बोला गया कि चुनावी चंदा इकट्ठा करने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना प्रारंभ की थी और अब उच्चतम न्यायालय ने निर्णय सुनाया है कि ये पूरी योजना गैर कानूनी है। चुनावी फंड के तौर पर इस योजना के जरिए बीजेपी ने अब तक 7 से 8 हज़ार करोड़ रुपए जुटाए हैं और ये पैसा इन्हें किसने और किन कारणों से दिया, इसके बदले उन सभी दानदाताओं को बीजेपी से क्या लाभ मिला, ये सीक्रेट है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। किसानों को बदनाम करने के लिए खुद सड़कें रोक रही है बीजेपी और जेजेपी सरकार, नीरज शर्मा ने लगाया आरोप। जी हाँ दोस्तों, किसानों को बदनाम करने के लिए सरकार जानबूझकर सड़कें जाम कर रही है। सड़कें और इंटरनेट बंद करके बीजेपी और जेजेपी साजिश के तहत जनता को परेशान कर रही है ताकि किसानों के खिलाफ नकारात्मक प्रचार किया जा सके। ये कहना है कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा का। उन्होंने कहा कि किसानों की मांग पूरी तरह जायज है। बीजेपी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के तहत C2 प्लस 50% मुनाफा MSP देने का वादा करके सत्ता में आई थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो अपने वादे से पलट गई है। आज किसान इसी वादे को याद दिलाने के लिए आंदोलनरत है, लेकिन उनको रोकने के लिए सरकार पूरी तरह असंवैधानिक और गैर कानूनी तरीके अपना रही है। बाकायदा हाईकोर्ट ने भी इसके लिए सरकार को फटकार लगाई है, क्योंकि बीजेपी जेजेपी सरकार को इस तरह सड़कें रोकना, उन पर कीले बिछाने, पत्थर डलवाने और कंक्रीट की दीवार खड़ी करने को कोई अधिकार नहीं है। सरकार बताए कि किस कानून के तहत उसने सड़कों और इंटरनेट को बंद किया है। नीरज शर्मा ने बताया कि कांग्रेस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश का पूरी तरह समर्थन करती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने C2 फॉर्मूले पर MSP देने का ऐलान किया है। जब यूपीए सरकार के दौरान ये रिपोर्ट आई थी तो स्वामीनाथन की 201 सिफारिशों में से 175 को कांग्रेस ने लागू करने का काम किया था और इन सिफारिशों के तहत यूपीए सरकार ने किसानों के 72,000 करोड़ रुपए के लोन को माफ किया था। हरियाणा में लगभग 2,200 करोड़ रुपए के कर्ज माफ हुए थे और 1,600 करोड़ रुपए के बिजली बिल माफ किए गए थे। पूरे देश में फसली लोन पर ब्याज दर को 11% से घटाकर 4% कर दिया गया था और हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने फसली लोन को 0 कर दिया था। इतना ही नहीं, स्वामीनाथन की सिफारिशों के मुताबिक ही खेती को पूरी तरह टैक्स मुफ्त रखा गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राजस्थान में किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, मोदी के कार्यक्रम का किया गया विरोध। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के हनुमानगढ़ में पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया है। इससे किसान का सर फूट गया। दरअसल न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून बनाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर किसानों का दिल्ली में महापड़ाव था। वही किसानों ने ग्रामीण भारत बंद भी बुलाया। हनुमानगढ़ में बंद के दौरान किसानों ने पीएम मोदी के वर्चुअल कार्यक्रम में विरोध करने के लिए बैरिकेडिंग तोड़ी। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और इससे एक किसान का सर फूट गया। हनुमानगढ़ जंक्शन में आयोजित प्रधानमंत्री मोदी के वर्चुअल संवाद कार्यक्रम स्थल के बाहर सुबह किसानों और पुलिस के बीच झड़प में घायल एक किसान का जिला चिकित्सालय में उपचार हुआ। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शरद पवार, याचिका पर तत्काल सुनवाई की कर दी मांग। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि अजित पवार गुट को असली एनसीपी के रूप में मान्यता देने वाले चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर विचार करेगा।
बता दें कि शरद पवार ने चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। शरद पवार ने याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की और शरद पवार का कहना है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार गुट द्वारा व्हिप जारी किया जा सकता है। इसीलिए शरद पवार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ से याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की। अभिषेक सिंघवी ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के 15 फरवरी के आदेश के मद्देनजर याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की जरूरत है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी सरकार के हाथ से निकल चुका है किसान आंदोलन, बोले संजय राउत। भाजपा ही अन्नदाताओं को कहते थे नक्सली। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर चल रहे किसान प्रदर्शन को लेकर विपक्षी दल लगातार सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। किसानों की मांगे नहीं मानने को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा भी है और इसी कड़ी में शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के हाथ से किसान आंदोलन निकल चुका है। बीजेपी वाले किसानों को माओवादी और नक्सली कहते हैं और संजय राउत ने इससे पहले कहा कि जिस तरह से किसानों को रोका जा रहा है वो सही नहीं है और अब तक सैकड़ों किसान घायल हो चुके हैं। प्रदर्शनकारी किसान पंजाब हरियाणा के संभू बॉर्डर पर मौजूद हैं और यहां पर हरियाणा पुलिस उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले और पानी की बौछारों का इस्तेमाल कर रही है। किसानों पर पैलेट गन चलाने का भी मामला सामने आया है जिसमें कई किसान घायल हुए हैं और घायल किसानों के मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार की आलोचना कर रहा है। दोस्तों, शिवसेना नेता ने शुक्रवार को कहा कि प्रदर्शनकारी पूरे भारत के किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उन्हें रोका जा रहा है वो सही नहीं है। अभी तक 100 से ज़्यादा किसान घायल हुए हैं जबकि कई सारे गिरफ्तार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए बड़ी जेलें बनाई गई हैं और जहां किसानों को भारत में दबाया जा रहा है तो वहीं पीएम मोदी विदेश में घूम रहे हैं और अमित शाह ने अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा है। कृषि मंत्री भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। रुकाते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मुट्ठी भर राशन बांटकर खेत लूटने वाली भाजपा का मुखौटा उतर गया। अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, किसानों को दिया संदेश। यहाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसानों के मुद्दे के जरिए एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई है। भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड में जिस तरह का घालमेल किया है उससे साबित होता है कि भाजपाई राजनीति की जड़ें भ्रष्टाचार की गहरे पाताल में चली गई है। मुट्ठी भर राशन बांटकर खेत लूटने वाली भाजपा का मुखौटा अब उतर गया है और जनता जीतेगी, भाजपा हारेगी, हम सब साथ हैं। अखिलेश ने शुक्रवार को किसान भाइयों को संबोधित अपने संदेश में कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित करने के बाद किसान आंदोलन में एक नई ऊर्जा आई है और इन तथाकथित राजनीतिक चंदों के नाम पर जो लोग पिछले दरवाजे से भाजपा की हथेली गरम कर खेती किसानी से जुड़े कारोबारों पर कब्जा कर अपना व्यापारिक स्वार्थ साधना चाहते हैं, अब वो भाजपा को चंदा नहीं देंगे। भाजपा पैसे के लालच में गाँव गरीब किसान मजदूर का जो हक मार रही थी वो सब अब धीरे धीरे खत्म होगा। उन्होंने कहा है कि अब ये बात किसानों, मजदूरों व भाजपा विरोधी लोगों द्वारा देश के हर गांव, गली, मोहल्ले तक पहुंचनी चाहिए कि भ्रष्ट भाजपा कैसे अमीरों से पैसे लेकर आम जनता के खिलाफ साजिश रचती है। तो करते हैं अगली खबर की तरफ। खरीदने वाले का नाम, कितना चंदा दिया और किस पार्टी को मिला, इलेक्टोरल बॉन्ड पर 3 हफ्ते में ये जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े फैसले में चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया है और CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा है कि ये योजना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सूचना के अधिकार और भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को रद्द करने का फैसला सुनाने वाली 5 जजों की संविधान पीठ में CJI के अलावा जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे। शीर्ष अदालत ने भारतीय स्टेट बैंक को चुनावी बॉन्ड जारी करना बंद करने और इस योजना के तहत अब तक राजनीतिक पार्टियों को प्राप्त चंदे का विवरण भारत के चुनाव आयोग के साथ साझा करने का निर्देश दिया है। बता दें कि SBI को सरकार ने चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत किया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भी अब तक जारी सभी इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जानकारी पब्लिश करनी होगी। मसलन किसने कितने चुनावी बॉन्ड खरीदे, किस राजनीतिक पार्टी ने कितने चुनावी बॉन्ड बनाए और उसे ये चुनावी बॉन्ड किस दानकर्ता से मिले, ये सारी जानकारियां देनी होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। क्या ईडी अब भाजपा की संपत्ति
जब्त करेगी। उद्धव के सामना ने क्यों लिखा दाऊद इकबाल मिर्ची का नाम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चुनावी बॉन्ड चर्चा में है और उद्धव ठाकरे के शिवसेना गुट ने बीजेपी के खिलाफ ईडी एक्शन की मांग की है। और सामना के संपादकीय में लिखा गया है कि चुनावी बॉन्ड से किसने पैसा दिया पता नहीं, क्या अब ईडी विपक्ष को छोड़ बीजेपी पर कार्रवाई करेगी। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ईडी कभी बीजेपी पर कार्रवाई कर सकती है? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि किसान आंदोलन के बीच हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, बढ़ा दिया दूध का समर्थन मूल्य। जी हाँ दोस्तों, पंजाब और हरियाणा में पिछले 5 दिनों से जारी किसान आंदोलन के बीच हिमाचल सरकार ने शनिवार को दूध का समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला किया है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि 1 अप्रैल 2024 से हिमाचल प्रदेश सरकार गाय के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य 45 रुपये करेगी और इस तरह भैंस के दूध का MSP 55 रुपये प्रति लीटर करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि आपदा में किसान चिंतित थे, वो सोच रहे थे कि उनके सेब मंडियां तक कैसे पहुंचेंगी। तब हमने फैसला किया कि हम किसानों के एक भी सेब को सड़ने नहीं देंगे। रातों रात हमारे मंत्री, विधायक और अधिकारी सब काम पर लग गए और हमारी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति से सारे सेब बिना किसी रुकावट के मंडियों तक पहुंचाए गए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी ने बोला, बेरोजगारी आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा, बाबा विश्वनाथ का भी लिया आशीर्वाद। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा वाराणसी पहुंच चुकी है और वहां उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा वाराणसी के रास्ते से होकर गुजरी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अरविंद केजरीवाल ने जीता विश्वास मत, बोले 2029 तक देश को बीजेपी से मुक्त करा देगी आम आदमी पार्टी। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को दिल्ली विधानसभा में विश्वास मत जीता और प्रधानमंत्री मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए वोट मांगने की चुनौती दी। केजरीवाल ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और यही कारण है कि उस पर हर तरफ से हमले हो रहे हैं। उन्होंने विधानसभा में कहा कि अगर बीजेपी अपने भविष्य को लेकर डरी हुई है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी की वजह से, इसीलिए वो आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। इसके साथ ही केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं हारी तो आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर 2029 तक देश को बीजेपी से मुक्त कर देगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का गठन महज 12 साल पहले हुआ था। देश में लगभग 1350 पार्टियां हैं। आम आदमी पार्टी ने 26 नवंबर 2012 को अपने पंजीकरण के लिए आवेदन किया था और अब ये भाजपा और कांग्रेस के बाद देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सोनिया गांधी के बाद किसके पास रहेगी रायबरेली सीट, अजय राय ने किया सब कुछ साफ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। ऐसे में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। उन्होंने राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया है। इसके साथ ही उनका उत्तर प्रदेश के रायबरेली से चुनावी रिश्ता खत्म हो गया है। ऐसे में रायबरेली लोकसभा सीट से गांधी परिवार के एक सदस्य के चुनाव लड़ने का संकेत देते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने शनिवार को कहा कि रायबरेली लोकसभा की सीट गांधी परिवार के पास ही रहेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने रायबरेली लोकसभा सीट का जिक्र करते हुए कहा कि यह सीट गांधी परिवार के पास ही रहेगी। मीडिया के साथ बातचीत के दौरान राय ने कहा कि रायबरेली के लोगों का गांधी परिवार के साथ पीढ़ियों से गहरा नाता रहा है और ये सीट गांधी परिवार की ही है और गांधी परिवार के पास रहेगी। ये पूछे जाने पर कि गांधी परिवार से कौन वहां से चुनाव लड़ेगा तो राय ने कहा कि इस पर निश्चित रूप से उन लोगों की तरफ से निर्णय किया जाएगा। वर्ष 2004 से रायबरेली सीट से सांसद पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरुवार को अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को सूचित किया कि वो स्वास्थ्य कारणों से आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जब तक मंत्री नहीं बनूंगा अधिसूचना जारी नहीं होने दूंगा, राजभर का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सियासत गर्म है। यूपी में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। अटकलें और चर्चाओं के बीच भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अब एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार पर बयान दिया। उन्होंने इशारों में बीजेपी को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि ओम प्रकाश राजभर जो बोलता है सीना ठोक कर बोलता है। जिस दिन मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसी दिन मंत्री बनूंगा। मंत्री जब तक नहीं बन जाएंगे तब तक अधिसूचना जारी नहीं होने देंगे। राजभर ने महाराजा सुहेलदेव को भारत रत्न देने की मांग की। उन्होंने कहा कि देश को गुलाम होने से बचाने वाले राष्ट्र रक्षक महाराजा सुहेलदेव राजभर को भारत रत्न मिलना चाहिए। राजभर ने सपा पर जमकर हमला बोला। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल की यूपी यात्रा को शिवपाल यादव की आरएलडी के विधायकों से खास अपील। सपा की जीत का
किया दावा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने राज्यसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल के विधायकों और पल्लवी पटेल को सपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील की। कहा, राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी को सपा ने ही राज्यसभा में भेजा था। वो शुक्रवार को कचौरा मार्ग रेल मंडी स्थित स्वधा अस्पताल के शुभारंभ पर वार्ता कर रहे थे। वहीं चौधरी चरण सिंह ने हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ी, वो कभी झुके नहीं, वो धर्मनिरपेक्ष भी रहे। सपा ने भी किसानों की लड़ाई हमेशा लड़ी है और जयंत चौधरी को भी इसी विचारधारा पर आगे आना चाहिए। अगर जयंत चौधरी धर्मनिरपेक्ष हैं तो सपा के राज्यसभा प्रत्याशी को वोट उनको देना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हाजीपुर से ही चुनाव लड़ूंगा, मुझे कौन रोक सकता है। एनडीए में पशुपति पारस और चिराग के बीच फंसा पेंच। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान भी नहीं हुआ है, लेकिन बिहार की हाजीपुर सीट को लेकर चाचा भतीजे के बीच तकरार बढ़ गई है और यहाँ पर बिहार में रामविलास पासवान की विरासत को संभालने का दम भरने वालों के रास्ते अलग अलग हुए लंबा वक्त हो चला है, फिर भी उनके बीच की अदावत यानी तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। खासकर हाजीपुर संसदीय सीट की बात करें, चाचा भतीजे यानी पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच आपसी द्वंद्व युद्ध जारी है और इसी आग में घी डालते हुए चाचा पशुपति कुमार पारस ने भतीजे चिराग पासवान पर जमकर हमला बोला है। केंद्रीय गृह मंत्री एवं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने वो आगामी लोकसभा चुनाव में हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे क्योंकि ये उनका अधिकार है। साथ ही कुमार ने अपने भतीजे एवं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सहयोगी चिराग पासवान के उस दावे को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपनी मां को हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतारने की बात कही थी। यहां पत्रकारों से बात करते हुए पारस ने कहा कि मुझे नहीं पता कि हाजीपुर संसदीय सीट के बारे में दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं। मैं हाजीपुर से ही चुनाव लड़ूंगा, ये मेरा अधिकार है और मुझे कौन रोक सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार में सियासी उठापटक जारी है। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।